किसी भी देश के संविधान में मुख्य रूप से 3 बातें होती हैं। एक लेजिस्लेशन की बातें होती हैं, एक एक्सिक्यूटिव फंक्शन के बारे में बातें होती हैं और एक एडजुडिकेशन के बारे में होती है। यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 प्रमुख अंग होते हैं किसी भी राज्य के। आज हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेशन के बारे में, विधायन के बारे में, विधायिका के बारे में। ये लेजिस्लेशन क्या होता है, एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रीजन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेजिस्लेशन, विधायन, वो कार्य होता है जिसे करने का दायित्व किसी देश का संविधान किसी एजेंसी को, किसी निकाय को सौंपता है। संविधान द्वारा विधि निर्माण का दायित्व जिस अभिकरण को, एजेंसी को, ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा जाता है और जब वह कानून बनाता है तो उसे हम लेजिस्लेशन कहते हैं। लॉ मेकिंग पावर जिसे कॉन्स्टिट्यूशन देता है और वो कानून बनाता है तो उसे हम लेजिस्लेशन कहते हैं। और उसे हम सुप्रीम लेजिस्लेशन कहते हैं, सर्वोच्च विधान कहते हैं, क्योंकि विधि निर्माण के क्षेत्र में उससे ऊपर कोई इकाई नहीं है, क्योंकि संविधान ने उसे ही विधि निर्माण की शक्ति सौंपी है, दिया गया है और उसके अधीन वो कानून बनाता है। तो कानून बनाने के क्षेत्र में वो सर्वोच्च हुआ, उसे हम सुप्रीम लेजिस्लेशन कहते हैं, सर्वोच्च विधान कहते हैं। लेकिन जब कानून निर्मात्री संस्था, जब विधायिका स्वयं कानून न बनाकर किसी दूसरे कार्यपालिका को, एजेंसी को कानून बनाने का दायित्व सौंपता है तो उसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। यानी जब प्रशासन के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सुप्रीम लेजिस्लेशन से परे किसी इकाई के द्वारा जब कानून निर्माण का कार्य होता है तो उसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, उसे हम प्रदत्त विधान कहते हैं। संविधान ने प्रदत्त विधान को भी मान्यता दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 245 है, आर्टिकल 246 है, ये कानून बनाने की शक्ति संविधान के द्वारा संसद और राज्य विधान सभा को दिया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का जो आर्टिकल 13 है, जिसमें जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, उसमें नियम, उपनियम, अध्यादेश, अधिसूचनाएं, इसे भी मान्यता दी गई है। यानी अगर हम आर्टिकल 13 को देखते हैं, जिसमें जुडिशियल रिव्यू के लिए लॉ, बायलॉज, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर को मेंशन किया गया है और उसे जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रखा गया है, तो ये बात प्रमाणित करता है कि संविधान ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से इनकार नहीं किया। संविधान ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को स्वीकार किया। इसलिए एक आवश्यक
बुराई है, तो हम लोग देखेंगे कि प्रदत्त विधान के विकास के क्या कारण है। रीजन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्यों विधायिका कानून बनाने का कार्य, कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है, क्या कारण है। इन कारणों का हम विश्लेषण करेंगे। तो पहला कारण तो है कि टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर, देश का जो औद्योगिक विकास हुआ, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ, उन क्षेत्रों में कानून बनाना एक आम विधायिका के सामर्थ्य के बाहर आता है। जो विषय हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रकृति है वो तकनीकी हो गई है, टेक्निकल नेचर के हो गए। हमें स्पेस के संदर्भ में कानून बनाना है, हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के संदर्भ में, लेबर वेलफेयर के संबंध में, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संबंध में, हमें मेडिसिन या मेडिकल सब्जेक्ट के अंतर्गत कानून बनाना है। तो एक आम सांसद या विधायक उस संदर्भ में संतोषजनक या उचित कानून नहीं बना सकता। तकनीकी अगर प्रकृति है किसी विषय की, तो उसके संदर्भ में न्याय संगत कानून, उचित कानून वही बना सकता है जिसे उस तकनीकी मामलों की जानकारी हो या अनुभव हो। वो उस क्षेत्र में या तो अध्ययन किया हो या उस क्षेत्र में वो काम किया हो, स्पेशलिस्ट हो या एक्सपीरियंस्ड हो। तो उस क्षेत्र में वही कानून उचित और न्याय संगत बना सकता है जिसे उसकी जानकारी हो, वह अध्ययन के आधार पर हो या फिर अनुभव के आधार पर हो। औद्योगिक विकास ने, नई नई समस्याओं ने, परिवर्तन ने विषयों की प्रकृति में भी आमूल परिवर्तन लाया है। इसलिए वैसे विषय जिनकी प्रकृति तकनीकी है, उससे जो संबंधित एजेंसी हैं, डिपार्टमेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको दिया जाता है ताकि वो उस विषय पर अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से उचित कानून का निर्माण कर सके। दूसरा कारण है प्रदत्त विधान के विकास का एक्सेस ऑफ वर्क ऑफ पार्लियामेंट। संसद पर कार्यों का काफी बोझ है, काफी दबाव है। पूरे देश के लिए एक ही संसद है, हर राज्य में एक ही विधानमंडल या विधानसभा हुआ करता है, और जनसंख्या बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं, नए नए विकास के क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। तो बहुत सारे विषयों में, बहुत सारे क्षेत्रों में कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। तो पूरे देश के लिए उन सभी विषयों पर बारीकी से और विस्तार से कानून बनाने का कार्य पार्लियामेंट के द्वारा संभव नहीं। पहले से ही काफी कार्यों का दबाव होता है। फिर प्रजातंत्र में जो
संसद होते हैं वो किसी मांग को लेकर, किसी विरोध के लेकर डिस्टर्ब भी होते हैं, समान रूप से नहीं चल पाती। कभी संसद का बायकॉट होता है, कभी विरोध होता है, कभी संसद को स्थगित करना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में पहले वाले कार्यों का काफी बोझ होता है, बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स होते हैं पार्लियामेंट के ऊपर। इसलिए यह संभव नहीं है कि पिछले वाले आवश्यक अनिवार्य कार्यों को दरकिनार करके, स्थगित करके, जो नए समस्याएं आ रही हैं, जो नया विषय आ रहा है, उस संदर्भ में कानून बनाया जाए, ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए कार्यों के बोझ के कारण संसद कानून के विषयों को उससे संबंधित कार्यकारी विभागों को सौंप देती है, ताकि समय के अनुसार, विषय के अनुसार कानून बन सके। संसद मुख्य रूप से पॉलिसी डिसाइड करती है, नीति निर्धारित करती है। नीति निर्धारण का कार्य डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट किया जाता है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग पावर डेलीगेट नहीं होता है। संसद नीति का निर्धारण कर और उससे संबंधित कार्यपालिका के अंगों को डेलीगेट कर देती है, प्रदत्त कर देती है, ताकि समय के अनुसार कानून बन सके। तीसरा कारण है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के विकास का फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। जो कार्यपालिका कानून बनाती है, जो बायलॉज, लॉज, ऑर्डिनेंस जो इश्यू होते हैं, बनते हैं, उनमें लचीलापन होता है। स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाता है और आसानी से परिवर्तन किया जाता है। संसद में जो कानून बनाए जाते हैं, उनमें परिवर्तन करना काफी कठिन होता है। एक सदन में प्रस्ताव लाना पड़ता है, फिर उस पर बहस होती है, फिर दूसरे सदन में जाता है, फिर उस पर बहस होती है, फिर वो राष्ट्रपति के यहाँ जाता है। इस तरह उसका जो प्रक्रिया है वो काफी कठोर है। किसी नियम पर साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, किसी नियम पर बनाने के संदर्भ में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, किसी संदर्भ में कानून बनाने के लिए आधे से अधिक राज्यों की भी स्वीकृति की आवश्यकता होती है, फिर राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए जाता है। इसलिए पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा, विधायिका के द्वारा, लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा जो कानून बनता है वो काफी कठोर होता है। आसानी से उसमें परिवर्तन, संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो प्रशासनिक विभागों के द्वारा जो लॉज, बाय लॉज ये सब बनते हैं, जो अध्यादेश जारी होते हैं, अधिसूचनाएं जो निकलती हैं, उनमें लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसे परिस्थिति के मांग के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। उसमें 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे अभिकरण जिन्हें विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है,
वो जब कानून बनाते हैं तो वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत आते हैं, और वो इसलिए अपरिहार्य है, इसलिए आवश्यक है कि उसमें लचीलापन होता है। इसके साथ ही जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं वो उनमें एक्सपेंसिबिलिटी के ग्राउंड पर भी हम देखते हैं कि उसमें कम खर्च होता है, वो काफी किफायत में कानून निर्मित हो जाते हैं। संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो खर्चीलापन के उदाहरण होते हैं, उनमें काफी एक्सपेंसिबिलिटी होती है। करोड़ों, जब संसद का सत्र चलता है, करोड़ों करोड़ प्रतिदिन व्यय होते हैं, और कानून बनने में महीनों वर्षों लगते हैं, कभी कभी तो कई एक सत्र गुजर जाते हैं मगर कानून अस्तित्व में नहीं आ पाता है, तो काफी खर्चीला होता है। लेकिन जो कार्यपालिकीय अभिकरण के द्वारा, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के द्वारा जो बनते हैं, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत आते हैं, उसमें खर्च कम होता है, वो खर्चीलापन से अलग होता है, काफी दूर होता है, वो आसान होता है। फिर जो स्थानीय समस्याओं के संदर्भ में कभी कभी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कभी बाढ़ की समस्या आ जाती है, कभी महामारी की समस्या आ जाती है, तो बहुत सारे आपात स्थिति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है स्थानीय आधारों पर। तो वैसी स्थिति में आपातकाल संबंधी परिस्थितियों के सामना के लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही कारगर होता है और आवश्यक हो जाता है। अगर किसी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लिए या आपातकालीन किसी समस्या के लिए अगर हम कानून निर्माण करने वाली संस्था पर आधारित रहें, संसद पर आधारित रहें, विधानसभा पर आधारित रहें, तो उस समस्या के जाने के बाद भी वैसी समस्या फिर आकर चली जाएगी, उसके बाद भी कानून अस्तित्व में आ पाएगा न पाएगा, यह संदेह का विषय होता है। इसलिए यह महसूस किया गया कि आपातकालीन समस्याओं के समाधान के लिए इस तरह के लॉज, बायलॉज, ऑर्डिनेंस इशू करने का जो पावर है वो ऐसे एजेंसी को दिया जाए जो एक्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेटिव नहीं है, जो विधायी नहीं है, जो कार्यपालिकीय हैं, उनको इस संदर्भ में नियम बनाने का अधिकार दिया जाए ताकि आपातकालीन स्थिति का सामना किया जा सके। उसी तरह जो स्थानीय समस्याएं भौगोलिक दृष्टिकोण से, कोई बाढ़ग्रस्त इलाका होता है, कोई सुखाड़ग्रस्त इलाका होता है, कहीं पर किसान होते हैं, कोई शहरी क्षेत्र होता है, तो अलग अलग स्थानों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। ग्रामीण स्थानों की अलग समस्या है, शहरी क्षेत्रों की अलग समस्याएं हैं। तो जो नियम, जो व्यवस्था किसी ग्रामीण क्षेत्र में कारगर हो सकती है, वो किसी शहरी क्षेत्र में कारगर नहीं हो सकता। शहरी क्षेत्रों की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या बिल्कुल अलग अलग होती है। वन क्षेत्रों की समस्याएं, मरुभूमि जहां उनकी समस्या है, जो बाढ़ग्रस्त समस्या है, जहां बाढ़ की समस्या है, बाढ़ बढ़ाती है, वहां की समस्या है। तो स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए, तो वैसा नियम बनना चाहिए, बनाया जाना चाहिए जो नियम उस स्थान विशेष में लागू किया जा सके,
ताकि उस स्थानीय समस्याओं का समाधान हो सके। अब भारत में काफी बहुलता है, भौगोलिक स्थिति भी भिन्न भिन्न है, सामाजिक स्थिति भी भिन्न भिन्न है। तो उन सभी भौगोलिक सामाजिक स्थितियों के सामना करने के लिए कानून बनाने का कार्य अगर संसद या विधायिका के ऊपर छोड़ दिया जाए तो उनसे सभी स्थानीय समस्याओं का समाधान संभव नहीं। इसलिए यह महसूस किया गया, यह माना गया, स्वीकार किया गया कि स्थानीय समस्याओं का सही रूप से समाधान हो, उचित समाधान हो, न्याय संगत समाधान हो, लोक हित में समाधान हो, इसके लिए उन स्थान विशेष में नियम बनाने का कार्य वैसे एजेंसी को, एक्सिक्यूटिव बॉडी को सौंप देनी चाहिए। यानी लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट कर देना चाहिए ताकि उस स्थान विशेष में कानून पारित हो सके, कानून लागू हो सके, उस स्थान विशेष का समाधान हो सके उन समस्याओं का। इसलिए उस संदर्भ में नियम बनाने का कार्यपालकीय अभिकरणों को दिया जाना चाहिए और इस तरह से उन्हें दिया गया, प्रदत्त किया गया। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के विकास का एक ये भी कारण है, द सोल्यूशन ऑफ लोकल नीड्स, द सोल्यूशन ऑफ लोकल नीड्स, स्थानीय समस्याओं का समाधान भी एक अनिवार्य आधार बन गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का प्रदत्त विधान। उसी तरह कभी कभी अनफोर्सिन कंटीजेंस होते हैं, आकस्मिक घटनाएं घटती हैं। तो अगर कहीं आकस्मिक घटना घटती है तो आकस्मिक घटनाओं के निपटारे के लिए, उसके समाधान के लिए जो नियम, जो नियम चाहिए वो भी काफी शीघ्र चाहिए, तत्काल चाहिए। तो आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए नियमों की तत्काल जरूरत है और नियमों की तत्काल जरूरत की पूर्ति कार्यपालकीय अभिकरण ही कर सकते हैं। इसलिए प्रदत्त विधान की मांग, इसकी आवश्यकता बलवती हो गई और ये भी एक कारण है, अनफोर्सिन कंटीजेंस, आकस्मिक घटना भी एक कारण है लेजिस्लेशन के डेलीगेशन का, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। उसी तरह अनुभव का अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेरिमेंट, जो पदाधिकारी किसी क्षेत्र विशेष में कार्य कर रहे हैं, वो चाहे क्षेत्र विशेष आदिवासी एरिया हो या भौगोलिक आधार पर असमान समस्याएं उत्पन्न हो गई हों, तो ऐसी स्थिति में जो पदाधिकारी वहां कार्य कर रहे हैं उनको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। वो नियम लागू करते हैं, नियम से होने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उससे होने वाले लाभों का, उससे होने वाले नुकसानों का उन्हें जानकारी होती है। इस तरह से उन्हें अनुभव का अवसर होता है। तो जिन्हें अनुभव का अवसर होता है उन्हें उस क्षेत्र विशेष के लिए, स्थान विशेष के लिए नियम बनाने का भी अधिकार होना चाहिए ताकि वहां पर उस परिस्थिति के अनुसार कानून बनाया जा सके, अध्यादेश, अधिसूचना, उपनियम, नियम लागू किया जा सके। इसलिए यह आवश्यक हो गया अनुभवी पदाधिकारियों
की आवश्यकता, उनके एक्सपीरियंस, उनकी कार्यशैली, उनके अनुभव का लाभ उठाने का, और इस तरह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ये विकास का आधार हो गया। तो इस तरह अनुभव का जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेरिमेंट है, वो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के डेवलपमेंट का एक ग्राउंड है। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि लेजिस्लेशन जो होता है वो कितने तरह का होता है। अभी हम लोगों ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखा, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने सुप्रीम लेजिस्लेशन के बारे में बातें की। तो लेजिस्लेशन होता कितने तरह का, इसका कौन कौन सा नेचर होता है। सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, एक्सकल्टेंट लेजिस्लेशन क्या होता है, कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है, कंडीशनल लेजिस्लेशन क्या होता है। तो दीज टाइप्स ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि सशर्त विधान, अधीनस्थ विधान, सर्वोच्च विधान, छद्म विधान, ये विधान के जो अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग रूप है, अलग अलग भेद है, इनमें क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, इनका नागरिकों के ऊपर क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।